नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे। जीत के लिए न्यूजीलैंड को अभी 400 रन की जरूरत। भुवनेश्वर में चल रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत को कांस्य पदक के मैच में फ्रांस से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 13-0 से हराकर जबरदस्त शुरुआत की। विश्व बैडमिंटन चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु को वर्ल्ड टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद इंडियन सुपर लीग में इस समय ओडिशा का सामना केरला ब्लास्टर्स से होगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे। उसे जीत के लिए अभी 400 रन बनाने हैं, तो वहीं भारत को जीत के लिए 5 विकेट की जरूरत है। इससे पहले टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 276 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत के लिए कुल 540 रन का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड की ओर से हेनरी निकोलस 36 जबकि सचिन रवींद्र 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं। और किस तरह की स्थिति मनोज आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो है 400 रन की जरूरत है न्यूजीलैंड को। भारत एक मजबूत स्थिति में दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जीत की औपचारिकता बाकी है, 5 कदम दूर है भारत और उम्मीद कीजिए चौथे दिन लंच तक मैच मुट्ठी में होगा। हम जीत चुके होंगे और सबसे बड़ी बात है कि हम एक इकाई की तरह खेले, यूनिट की तरह खेले, जबकि न्यूजीलैंड की टीम वो यूनिट की तरह नहीं खेल पाई क्योंकि एजाज पटेल अकेले पड़ गए। सचिन रविंद्र ने दूसरी पारी में जरूर उनका थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन आप देखेंगे तो 17 विकेट भारत का गिरना और 17 में से 14 विकेट एजाज पटेल को मिलना, यही जाहिर होता है, इससे यही साबित होता है कि वो अकेले थे अटैक में। और बल्लेबाजी में अगर आपने देखा पहली पारी में जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई ये टीम न्यूजीलैंड की, और दूसरी पारी में भी वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगर हम देखें तो उनके जो बल्लेबाज हैं केवल एक मिचेल हैं और निकल्स की एक 73 रन की अगर आप पार्टनरशिप को छोड़ दें तो पूरी तरह से एकला चलो की राह पर चलती हुई दिखाई दी है ये टीम। और वहीं भारतीय टीम अगर देखेंगे आप तो आर अश्विन को भी अक्षर पटेल से भी साथ मिलता है। पहली पारी में अगर आप देखते हैं तो सिराज को एक अच्छा साथ मिलता है उमेश यादव विकेट नहीं ले पाते, लेकिन बहुत जिसे कहते हैं आधार तैयार करते हैं विकेटों का, जो दूसरे छोर पर जिसका फायदा उठाते हैं मोहम्मद सिराज। और अगर आप देखें तो दूसरी पारी में भी भारत के 5 बल्लेबाज 40 के आसपास या 40 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब होते हैं। इसे कहते हैं यूनिट की तरह खेलना। और ताबड़तोड़ जिस तरह से बल्लेबाजी भारत ने लंच और टी के बीच में की है, 134 रन बनाए हैं 24 ओवर में, यानी 5 रन प्रति ओवर की गति से भी तेज रन बनाए हैं भारत ने। इससे यह साबित होता है कि आप जब गियर को दूसरे गियर पर लाना हो तो आप दूसरे गियर पर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। यदि आपको सीधा 5वें गियर पर बल्लेबाजी करनी हो तो आप टेस्ट मैच में भी T20 वाले अंदाज में खेलते हैं। और खासकर अक्षर पटेल ने जो 26 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली है वो एक मिसाल है। और एक तरह से मैं कहूंगा रविंद्र जडेजा के कवर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं अक्षर पटेल। जी हाँ, तो काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें कि एक तरफ तो कहाँ पे वो टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन है और इस तरह का खेल की 62 रन पे आप ऑल आउट हो जाते हैं। और हालांकि ये कोई नया नहीं, इसके पहले भी न्यूजीलैंड की टीम इस तरह के कम स्कोर पर आउट हुई। अगर हम एक नजर डालें भारत में ही तो ये हम देखते हैं कि जो दिल्ली में जो 87-88 में टेस्ट हुआ था वहां पर इसने 75 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इसके अलावा अहमदाबाद में अगर भारत के साथ जो मैच था तो काफी सारी ऐसा नहीं है कि पर 62 रन शायद ये अपने आप में एक इतिहास है। इसलिए भी इतिहास है क्योंकि 2015 के बाद से ये न्यूजीलैंड की वो टीम नहीं है
जैसे कि आपने अभी 80 के दशक का उदाहरण दिया, या बाद में भी ये टीम जो है भारत में आकर हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में अच्छा नहीं खेल पाती थी, अपनी कंडीशंस की मोहताज थी। लेकिन यहां पिछले 3-4 साल में अगर हम देखेंगे तो ये टीम किसी भी कंडीशन पर बेहतरीन प्रदर्शन करती है। और चाहे भारत में हो, आप एजाज पटेल को देखो, अपने डेब्यू मैच में यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ कहर बरपाते हैं, 5 विकेट लेते हैं। उसके अलावा श्रीलंका जाते हैं, वहां वो कहर बरपाते हैं। भारत में आकर जो उन्होंने जलवा दिखाया है, तो वो तो दुनिया के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी 10 विकेट विदेशी धरती पर लिए हैं। विदेशी धरती पर 10 विकेट एक पारी में लेने वाले वो अकेले दुनिया के खिलाड़ी हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुंबले ने अपनी धरती पर यह कमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, जिम लेकर ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में अपनी धरती पर यह कमाल किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यहां कुल मिलाकर यह कहना ज्यादा सही होगा कि ये टीम जो है ना, कमी सिर्फ यही है कि यूनिट की तरह नहीं खेल पाई और इसी मैच में नहीं खेल पाई, यही एक अपवाद है। नहीं तो आप देखेंगे भारतीय टीम जब न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी तो दोनों मुकाबले उसने जीते थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ साउथहैम्पटन में, ये टीम कंडीशंस के हिसाब से खेलती हुई दिखाई दी, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंडीशंस काफी कुछ इंग्लैंड से मेल भी खाती हैं। जी बिल्कुल। और अभी हम जो लोवेस्ट टेस्ट स्कोर की बात कर रहे थे भारत की, कि 62 रन पे जैसे कि मुंबई में न्यूजीलैंड की हालत थी, इसके अलावा जो 75 रन बनाए हैं वो वेस्ट इंडीज और भारत के मैच की बात हम करेंगे 87-88 में। इसके अलावा साउथ अफ्रीका इंडिया के मैच में भी अहमदाबाद में 2007-2008 में 76 रन बने थे, और दक्षिण अफ्रीका और भारत के मैच में ही नागपुर में 2015-16 में 79 रन की पारी खेली गई थी, और इंग्लैंड और भारत के बीच में 2020-21 में 81 रन की पारी खेली गई थी। तो ये थोड़ा सा जो आंकड़े थे वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से कई बार आप अच्छा खेलते हो। अब जैसे अभी भी अगर हम देखें तो 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं, लेकिन उस वक्त टीम को क्या होता है कि 62 रन पे पूरी टीम सिमट जाती है। एक चांस है, मैं तो ये कहूंगा कि आपके जितने भी आपने आंकड़े दिए उससे यही जाहिर होता है कि अगर भारत के खिलाफ अगर मुकाबले में देखें तो ये लोएस्ट स्कोर है किसी भी विदेशी टीम का, न्यूजीलैंड का ही नहीं, किसी भी विदेशी टीम का ये भारतीय जमीन पर लोएस्ट स्कोर है। क्योंकि हमने T20 और वनडे में जूझते हुए देखा है न्यूजीलैंड की टीम को। यही टीम कुछ समय पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, 61-62 रन पर पूरी टीम का पुलिंदा बन गया था, यानी इससे ज्यादा रन 20 ओवर में नहीं बना पाई थी। तो लेकिन टेस्ट की टीम बिल्कुल अलग है और इसने ये साबित भी किया है, ये दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में टीम ऐसे ही नहीं पहुंची और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब इसने अपने नाम किया है। तो ये एक मैं कहूंगा कि यूनिट की तरह से ना खेल पाना, वही एक दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर साबित हुआ है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि कल लंच तक कुछ जो फैसला है इस मैच का आने की उम्मीद है। और हालांकि अगर हम देखें तो उनकी ओर से पूरी यही कोशिश होगी इस मैच को ड्रॉ करा दिया जाए, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में क्या कुछ होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान यान चैपल ने कहा है कि नए टेस्ट कप्तान के तौर पर तेज गेंदबाज पैट कमिंस सही विकल्प हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज टिम पेन के कप्तान पद से हटने के बाद कमिंस को टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान नियुक्त किया गया है। चैपल ने कहा कि अगर टीम का कोई साथी कमिंस के कप्तान बनने से खुश नहीं है तो उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। काफी बैक किया है चैपल ने पैट कमिंस को, और बतौर कप्तान मनोज आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपके पास विकल्प क्या है। अब वार्नर जो है उनको आप कप्तान अब बना नहीं सकते, क्योंकि वार्नर बनना भी नहीं चाहेंगे कप्तान। और स्टीव स्मिथ है आपके पास एक विकल्प, लेकिन उन पर भी एक काला धब्बा जो लगा था और उनको और बैन लगाया गया था बॉल टेम्परिंग के मामले में, वो इन्वॉल्व थे, तो उससे गलत मैसेज जाता। लेकिन फिर भी उनको वाइस कैप्टन बनाया है टीम का। और पैट कमिंस क्योंकि गेंदबाज हैं और गेंदबाज का कप्तान के तौर पर सामने आना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। अगर भारत का भी आप देखें तो एक अनिल कुंबले एक गेंदबाज के तौर पर कप्तान थे, या फिर कपिल देव भारतीय टीम में एक गेंदबाज होते हुए कप्तान थे। तो आमतौर पर आप दुनिया भर में देखेंगे ना तो आपको बॉलर्स कप्तान की भूमिका में कम दिखते हैं, बल्लेबाज ज्यादा दिखते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बात थी क्रिकेट की। बात करते हैं हॉकी की। भुवनेश्वर में चल रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत को कांस्य पदक के मैच में फ्रांस से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा है। भारत के लिए एकमात्र गोल सुदीप चिमार्को ने किया। वहीं अगर हम देखें तो फ्रांस के लिए कप्तान क्लेमेंट ने शानदार आज हैट्रिक लगाई है और जो एक कप्तान वाला प्रदर्शन होता है वो किया है।
और हालांकि 7:30 बज गए हैं, तो इस समय जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच में जो खिताबी मुकाबला है वो भी शुरू हो गया है। और अपने श्रोताओं को बता दें कि इस मैच का जो आंखों देखा हाल है, खिताबी मैच, इसका प्रसारण आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर इस समय किया जा रहा है। आप आंखों देखा हाल सुन सकते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले बात भारत के मैच की करते हैं। 1-3 से फ्रांस ही शुरुआत हुई थी और फ्रांस से ही अंत हुआ है, क्या कहेंगे? पिछले रविवार को यही कुछ सवाल, मिलता जुलता सवाल आपने मुझसे पूछा था इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पर। तब भी मैंने यही कहा था कि जो हमारा डिफेंस है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, अटैक अच्छा है। रीड को या तो आप जो कोच हैं हमारे सीनियर टीम के जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको लंबे समय तक इनके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि जूनियर लेवल पर आप जितना परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं हॉकी में, सीनियर लेवल पर आप उतना ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आदतें पक चुकी होती हैं, बदलना बहुत मुश्किल होता है। और सीनियर टीम के कुछ खिलाड़ी, क्योंकि ग्राउंड पर हमने देखा है उनको, दर्शकों के बीच में, दर्शक दीर्घा में देखा है, अगर वो भी इनके साथ खेलते हुए रहते, और क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा तजुर्बा, 41 साल बाद ओलंपिक का मेडल जीता है सीनियर टीम ने, तो अगर वो इनके साथ प्रैक्टिस करते और जो कमजोरियां हैं उस पर ध्यान दिया जाता, क्योंकि एक जो पूरा बंच था ना, वो सारा जूनियर का सीनियर में चला गया और जूनियर टीम खाली रह गई। जो और टैलेंट आना चाहिए था वैसा टैलेंट नहीं आ पाया। तो ये कुछ पहलू हैं जिसकी वजह से भारत वो प्रदर्शन नहीं कर पाया जो उम्मीद थी, क्योंकि पिछली बार हरेंद्र जो भारतीय टीम के कोच थे, उनकी देखरेख में भारतीय टीम ने खिताब जीता था, बेल्जियम को हराया था। जी, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास होम ग्राउंड था कलिंगा स्टेडियम में, सीनियर खिलाड़ियों के साथ जो जूनियर टीम थी उसने कई बार प्रैक्टिस भी की थी, और टीम के जो कप्तान हैं वो हमारी टोक्यो ओलंपिक टीम का हिस्सा रह चुके हैं, वहां पर भी हमने मेडल जीता। तो यहाँ पर अगर हम एक एनालिसिस करें तो क्या कारण आप मुख्य तौर पर मानते हैं, क्योंकि काफी भारत एक मजबूत टीम थी खिताब के लिए? खराब फिनिशिंग और दूसरा डिफेंस की लैप्सेस की दरारें, वो बहुत बड़ा कारण साबित हुई हैं। और अगर आप थोड़ा, मैं कहूंगा किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। अरिजीत को आज एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपना मौका भी टाड़ा था, लेकिन गेंद जो है गोल स्तंभ से टकराकर वापस आ गई और भारत वो गोल नहीं कर पाया। अगर वो गोल होता तो उससे निश्चित तौर पर एक मनोबल भी बढ़ता, लेकिन डिफेंस को कमजोर, जो है हमारा जो कमजोर कड़ी है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। कई बार हमने बुनियादी भूलें करते हुए देखा है खिलाड़ियों को, जब गेंद को वो ट्रैप नहीं कर पा रहे, जब आप ट्रैप करने जैसी बुनियादी कमजोरी आपकी वर्ल्ड कप के एक महत्वपूर्ण मैच में सामने आती है, तो फिर इसका बचाव करना बहुत मुश्किल है। आप मानिए कि अभी आपको बहुत कुछ करना है, और जो 4 साल पहले हमने एक इबादत लिखी थी उसको दोहराने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल। तो जैसा कि सुदीप ने आज एक मात्र गोल किया, और सुदीप का आज जन्मदिन भी है, तो उन्होंने अपने इस स्पेशल डे पे ये खास प्रदर्शन किया, लेकिन फिलहाल भारत को कांस्य पदक दिलाने से वो चूक गए। और कहीं न कहीं जैसा कि आपने कहा कि हमको हमारी टीम में जो कमी रह गई, तो निश्चित तौर पर जो है उसकी विवेचना होगी, और सबकी नजर इस समय जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच होने वाले फाइनल मैच पर लगी होंगी। हालांकि हॉकी में दूसरी तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 13-0 से हराकर जबरदस्त शुरुआत की। ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच की शुरुआत में 5 गोल किए। क्या कुछ रहा इस मैच में, सुनिए स्पोर्ट्स डेस्क की इस खास रिपोर्ट में। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड को 13-0 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी ड्राइफुलकर गुरजीत कौर ने मैच की शुरुआत में 5 गोल किए। टोक्यो ओलंपिक खेलों में 4 गोल करने वाली गुरजीत कौर ने खेल के दूसरे मिनट में गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। शुरुआती गोल ने थाईलैंड को बैकफुट पर ला दिया और ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 5 मिनट बाद दूसरा गोल किया। पहला क्वार्टर खत्म होने तक लिलिमा मिंज ने 14वें मिनट में एक और फील्ड गोल जोड़ा, जबकि गुरजीत कौर और ज्योति ने 14वें और 15वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से 2 और गोल कर भारत को 5-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर की बात करें तो दूसरे क्वार्टर में राजविंदर कौर ने और गुरजीत ने अपना तीसरा गोल किया और लिलिमा ने पीसी से एक और गोल किया। भारतीय टीम ने 25वें मिनट में गुरजीत के हाथों पेनल्टी कॉर्नर पर निशाना साधते हुए एक और गोल किया, जिससे दूसरे क्वार्टर के अंत में भारत को
9-0 की बढ़त मिल गई। भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करके अपने फॉर्म को बरकरार रखा है। 10 मिनट के हाफ टाइम ब्रेक से वापसी करते हुए भारत ने खेल जारी रखा, लेकिन थाईलैंड ने तीसरे क्वार्टर में पहले 6 मिनट के लिए अपना अच्छा बचाव किया, पर ज्योति ने 36वें मिनट में एक और फील्ड गोल दागते हुए भारत की बढ़त को 10 गोल से आगे कर दिया। 55वें मिनट में मोनिका ने गेंद को नेट में डालकर भारत को गोल से एक और बढ़त दिलाई। 3 मिनट बाद गुरजीत कौर ने देर से पेनल्टी कॉर्नर से अपना 5वां गोल किया, जिससे भारत के अंक में एक और गोल जुड़ा और भारत ने 13-0 से मैच जीत लिया। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर और बड़ी जीत जिसे हम कहेंगे 13-0 से, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, गुरजीत कौर ने जो 5 गोल जैसा कि हमने रिपोर्ट में आपने बताया किए हैं, और टोक्यो ओलंपिक में भी इसी खिलाड़ी ने 4 गोल किए थे, और रानी रामपाल मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में सविता जो है टीम गोलकीपर, टीम की अगुवाई कर रही हैं। राजविंदर कौर ने अच्छा डेब्यू किया, गोल किया उसमें। वंदना कटारिया ने एक बहुत ही शानदार गोल किया, और जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एक हैट्रिक भी की थी। तो अगर कहते हैं कि शुरुआत इतनी अच्छी हो जाए तो मनोबल बढ़ता है, और अब उम्मीद कीजिए कि आगे आने वाले मैचों में भारत ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेगा। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। विश्व बैडमिंटन चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु को वर्ल्ड टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें आन सियोंग ने सीधे गेम में हराया। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने अकाने यामागुची को शिकस्त दी थी, लेकिन आज कुछ इट वॉज नॉट हर डे और वो खिताब से कदम दूर रह गई। देखिए, जो साउथ कोरियाई खिलाड़ी का आपने नाम लिया, वो खिलाड़ी जो है 19 साल की हैं और इंडोनेशियाई ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। इंडोनेशियाई मास्टर्स का उन्होंने इसी साल खिताब जीता है। डेनमार्क ओपन में वो रनर्स अप रही हैं। तो बहुत ही तेजी से उनके बढ़ते हुए कदम है, और सिंधु को 2 बार इस मुकाबले से पहले भी वो हरा चुकी हैं और फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। और इस मुकाबले की अगर बात करें तो नेट और बेस लाइन का उनका खेल काबिले तारीफ था, उसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि सिंधु ने बैकहैंड पर उनको खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी नहीं था, क्योंकि नेट और बेस्ट लाइन के खेल ने एक तरह से सिंधु को हाशिए पर धकेल दिया। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो 2018 में सिंधु ने बेहतरीन प्रदर्शन इसी प्रतियोगिता में किया था, विजेता रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ओलंपिक के बाद से सिंधु को कुछ क्या लग रहा है आपको कि प्रदर्शन पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। गनीमत है कि अब वो लय में आना उन्होंने शुरू किया है और अब वो फाइनल तक पहुंची हैं। फाइनल तक का सफर, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है ना, उनके सामने बहुत जबरदस्त है और कई अच्छी दुनिया की आला दर्जे की खिलाड़ियों को हरा चुकी हैं। 2 साल पहले तो कैरोलिना मारिन, जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं, उनको इन्होंने शिकस्त दी है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो हारी हैं किसी अपने से कमजोर खिलाड़ी से नहीं हारी, बहुत तगड़े खिलाड़ी से हारी हैं। ऐसी खिलाड़ी से हारी हैं जिससे वो पहले भी 2 बार हार चुकी थी। तो पीवी सिंधु ने फिर भी संघर्ष किया है, आत्मसमर्पण नहीं किया है। और खासकर ये देखते हुए कि सिंधु ने एक गेम में 4 गेम पॉइंट बचाए हैं, तो इससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने संघर्ष क्षमता का अच्छा परिचय दिया है। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो जिस तरह से सियोंग ने आज नेट पर बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्होंने बेसलाइन पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले सियोंग इंडोनेशिया मास्टर्स और इंडोनेशियन ओपन में भी उम्दा प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। और बात कर लेते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग में इस समय ओडिशा का सामना केरला ब्लास्टर्स से चल रहा है, और जिस तरीके से दोनों टीमों का मैच है, क्या कहेंगे मनोज? देखिए, पिछले सीजन में तो दोनों ने बहुत ही निराश किया था, लेकिन इस बार ओडिशा की टीम जो है दोनों मुकाबले अपने जीत चुकी है और तीसरे स्थान पर चल रही है। कावेरा, जावी, जोनाथन, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो उसके अटैक को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। बैकलाइन कुछ खास नहीं है। इसी का फायदा उठाना होगा केरला ब्लास्टर्स को, क्योंकि अभी तक कोई भी मुकाबला तीनों में से वो जीती नहीं है और 2 मुकाबले उसके ड्रॉ रहे हैं। एक मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये भी सच है, बेंगलुरु हो, एटीके मोहन बागान हो, ये 2 तगड़ी टीमों से उसका मुकाबला हुआ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ उसकी खराब फिनिशिंग जो है, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाई। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।